नेक्स्ट लेटर से स्टार्ट हो बॉन्ग रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क। तो पहले डिफॉल्ट रिस्क डिस्कस करके देन वी विल सी सम मोर प्रॉब्लम्स। तो डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है? डिफॉल्ट रिस्क मीन्स the firm has so firm doesn't have sufficient funds। तो फंड्स कहाँ से आते हैं? नॉर्मली जो प्रॉफिट्स हैं, और टू रीपे फिक्स्ड बर्डन ऑफ डेट। तो कंपनी का जो लोन चल रहा है या डिबेंचर है जिसको डेट कहते हैं, उसका जो फिक्स्ड बर्डन है उसको पे करने के लिए कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है। फर्म डजंट हैव सफिशिएंट प्रॉफिट्स। तो इस रिस्क को मेजर करने के लिए टू मेजर डिफॉल्ट रिस्क, तो हमने कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन चेक करनी होती है, लिक्विडिटी मीन और उसकी पेइंग कैपेसिटी। तो हम कह सकते हैं वी हैव टू मेजर पेइंग कैपेसिटी। पेइंग कैपेसिटी कितनी है फर्म की, ऑफ फर्म, टू मीट और टू पे इट्स फिक्स्ड बर्डन। जो उसका फिक्स्ड बर्डन है उसको पे करने की उसकी कितनी कैपेसिटी है। तो उसके लिए फिर हमें कुछ रेशियोज होती हैं, रेशियोज हमें हेल्प करती हैं। तो देयर आर सम रेशियोज विच हेल्प टू मेजर डिफॉल्ट रिस्क। तो देखते हैं कौन कौन सी रेशियोज है। तो सब फर्स्ट रेशियो एक सिंपल रेशियो है जिसे जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो मेन जो फिक्स बर्डन होता है वो होता है इंटरेस्ट, जो फिक्स आपने पे करना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसको कहते हैं आईसी रेशियो। तो इंटरेस्ट हम पे करके हैं ईबिट में से, ईबीआईटी को आप डिवाइड कर दो इंटरेस्ट से। जितनी हाई होगी उतनी बेटर होती है। यदि लो है तो हम कहते हैं कि देयर इज रिस्क, तो चांस है कि कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है क्योंकि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। तो ऐसे होता है। इसमें हमने देखो सिर्फ इंटरेस्ट लिया है। अब देखिए कंपनी का प्रेफरेंस शेयर भी है तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी फिक्स होता है, तो उसको भी यदि हम कंसीडर करें तो उसके लिए आपके पास है सेकंड रेशो। तो दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड चार्जेज कवरेज रेशो। फिक्स्ड चार्जेज कवरेज रेशो, इसको हम कहते हैं एफ सी सी आर। इसमें हम लेते हैं ईबीआई की। अब जो फिक्स चार्जेज हैं आपके वो है, एक तो इंटरेस्ट है और एक है प्रेफरेंस डिविडेंड। बाकी जो प्रेफरेंस डिविडेंड हम पीजी मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड ये हम पे करके हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से, पर ये न्यूमरेटर हमारा बिफोर टैक्स है तो इसको बना दो बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3। तो ये कवर करेगी अब कि टोटल फिक्स बर्डन जो है, फिक्स चार्जेज हैं, उनको पे करने के लिए कितना प्रॉफिट है। अच्छा, अब इन दोनों जो रेशो हैं उनकी लिमिटेशन है। इसमें हम ले रहे हैं प्रॉफिट ईबीआई की। ईबीआई की क्या होता है? नॉर्मली ईबीआई की हमारा होता है सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस डेप्रिसिएशन, जो हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। तो इसका मतलब है ये जो ईबीआई की है ये कैश प्रॉफिट नहीं है क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। तो एक रेशो होती है कि हम यदि कैश प्रॉफिट आपने देखना है, इंटरेस्ट जैसे आपने कैश में पे करना है, तो उसके लिए एक रेशो है कैश फ्लो कवरेज रेशो। कैश फ्लो कवरेज रेशो, तो इसको हम शो करते हैं सी एफ सी आर से। ये आपको बताती है हाउ मेनी टाइम्स, ये रेशो शो करती है हाउ मेनी टाइम्स कैश प्रॉफिट। तो हम कैश प्रॉफिट ले रहे हैं बट दिस इज स्टिल बिफोर टैक्स। हाउ मेनी टाइम कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स अवेलेबल टू पे फिक्स्ड बर्डन ऑफ डेट। तो फिक्स्ड बर्डन ऑफ डेट आपने लेना है और वो भी आपने इसमें टोटल बर्डन कंसीडर करना है।
अब देखो टोटल वर्जन में क्या है कि अगर आपको डेट को रिडीम भी करना होता है इंस्टॉलमेंट में, तो फिर आपका फार्मूला बनाना है CFCR इज इक्वल टू इबिट आप ले लीजिए, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, वो बन गया कैश प्रॉफिट। टोटल वर्जन में इंटरेस्ट आएगा प्लस रिडेम्पशन आएगी, रिडेम्पशन पर हम पे करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से, उसको बना लो बिफोर टैक्स। ये बन गई कैश फ्लो कवरेज रेशियो। अब इसकी भी लिमिटेशन है, इसने लिया है कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पर हमें लेना चाहिए कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो उस लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए एक है हमारी फोर्थ रेशो, तो विच इज कॉल्ड डेट सर्विस कवरेज रेशो। डेट सर्विस कवरेज रेशो इसको हम शो करके हैं DSCR से। तो ये रेशो शो करती है सो हाउ मेनी टाइम्स, तो कैश प्रॉफिट, प्रॉफिट आपने लेना है कैश में आफ्टर टैक्स, पर हम लेंगे आफ्टर टैक्स। अवेलेबल, कितना अवेलेबल है टू पे टोटल बर्डन ऑफ डेट, तो टोटल बर्डन को पे करने के लिए, तो मीन्स इसमें आपका फार्मूला स्लाइटली चेंज हो जाएगा। तो जैसे कि DSCR डेट सर्विस कवरेज रेशो, तो पहले पैक निकाल लो, पैक होता है बिग में से इंटरेस्ट भी माइनस हो गया, पैक का देखो फार्मूला क्या होता है, EBIT है, उसमें से आप इंटरेस्ट पे करोगे, उसमें से टैक्स भी पे कर दोगे आप 1 माइनस टैक्स, पर हमें चाहिए प्रॉफिट, अभी इंटरेस्ट भी पे करना है, उसका बर्डन टोटल जो है रिडेम्पशन भी पे करनी है, तो पैक में एक तो इंटरेस्ट ऐड बैक कर दो और डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दो, वो बन गया आपका कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। करिए नीचे आ जाएगा टोटल बर्डन ऑफ डेट इंटरेस्ट प्लस रिडेम्पशन। अब इसको बिफोर टैक्स बनाने की जरूरत नहीं है रिडेम्पशन को, क्योंकि ऊपर भी न्यूमरेटर हमारा आफ्टर टैक्स है, रिडेम्पशन भी आफ्टर टैक्स है। इसमें रिडेम्पशन की आफ्टर टैक्स, उसको बनाया बिफोर टैक्स, ये न्यूमरेटर का बिफोर टैक्स। तो सभी का डिसीजन यही है, हाई रेशो इज बेटर, हायर रेशो मीन्स लेस चांस ऑफ डिफॉल्ट बाय कंपनी। जितनी ज़्यादा रेशो होगी उतना ही कम चांस होगा कि कंपनी डिफॉल्ट करेगी, तो वो हमारी मेजर कर रही है डिफॉल्ट रिस्क ऑफ कंपनी। और एक हमारा फार्मूला आता है इसमें फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ये हमें बताता है, अब जैसे फिक्स की बर्गन है आपका इंटरेस्ट का प्रेफरेंस डिविडेंड का, ये बताएगा कि कितना प्रॉफिट होना चाहिए मिनिमम, व्हाट शुड बी ब्रेक इवन होता है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो व्हाट शुड बी मिनिमम प्रॉफिट कौन सा लेना है आपने, EBIT कि इस कितना प्रॉफिट होना चाहिए कि आपका फिक्स के बर्गन रिकवर हो जाए और कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, हो जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस, वो इक्विटी शेयर होल्डर जो ओनर्स हैं कंपनी के, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो चलो कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट क्या होता है फॉर इक्विटी। इसका फार्मूला ये होता है कि आपने इबिट है, इबिट में से आपने इंटरेस्ट पे करना है, इसको बनाते हैं हम आफ्टर टैक्स, उसमें से पे करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, और ये प्रॉफिट आपका जीरो होना चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब हम निकाल सकते हैं बट शुड बी EBIT क्या होनी चाहिए, देखो EBIT आ जाएगी आपकी, पहले PQ करके ला गया प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर ये डिवाइड हो गया 1 माइनस टी से, फिर IQ करके ला गया आई प्लस ये, इसका मतलब है इतना प्रॉफिट आपने अर्न करना है, कम से कम इतनी इबिट होनी चाहिए देखिए को इंटरेस्ट रिकवर हो जाए और प्रेफरेंस डिविडेंड को बना लिया बिफोर टैक्स, क्योंकि ये भी बिफोर टैक्स है। तो ब्रेक इवन पॉइंट जितना कम होगा उतना अच्छा है, लो इज बेटर, लो का मतलब है उतना फिक्स बर्गन कम है, उतनी जल्दी प्रॉफिट स्टार्ट होगा इक्विटी के लिए। तो जितना आपका जो है जितना ब्रेक इवन पॉइंट कम होगा
इतना ज़्यादा चांस है कि हम इंटरेस्ट और प्रेफरेंस जो है इजीली पे कर सकते हैं। तो देखते हैं, चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी हमने लास्ट लेक्चर में आई थिंक हमने किए थे 3 क्वेश्चंस, 3 प्रॉब्लम्स। तो ये चल रहा है बॉन्ड रिस्क, उसमें था हमारा वोलेटिलिटी एंड डिफॉल्ट रिस्क, दोनों के फार्मूलास हमने डिस्कस किए। तो लेकर से प्रॉब्लम नंबर 4, उसमें आपको दिया है यू आर कंसीडरिंग अप्लाइंग बॉन्ड फॉर इंक्लूजन इन योर फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो, कूपन रेट 10% बॉन्ड है आपका, एंड जो उसकी वाईटीएम दी है आपको जैसे कि 10%, एंड टर्म टू मेच्योरिटी लाइफ है आपकी 10 ईयर्स, एंड व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ दिस बॉन्ड, तो आपको ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है। देखो जब आपका कूपन रेट और वाईटीएम दोनों सेम आ जाए तो इसका मतलब यही है, जब कूपन रेट सेम है वाईटीएम की, इतनी जो कर आपकी कूपन यील्ड और वो करंट यील्ड के भी बराबर है, तीनों सेम हो जाते हैं, तो फेस वैल्यू आपकी बराबर है परचेज प्राइस के इज इक्वल टू रिडेम्पशन। तो आप 100 भी यूज कर सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं, तीनों सेम है। तो आप कोई भी फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो देखिए हम कूपन यील्ड वाला अप्लाई करते हैं, इसका फार्मूला है आर सी अपॉन वाई टी इंटू 1 प्लस वाई टी into present value factor for NET at YTM for N years plus 1 minus RC upon YTM into N number of years life। तो RC भी आपकी आएगी, देखो कितनी आ जाएगी करंट की 10% आ जाएगी, तीनों सेम हो जाएंगे जब दोनों सेम है। ये किसी के 10/10 1.10, तो 10% पे आपको चाहिए 10 साल का एन्युटी फैक्टर। वाईटीएम है आपकी 10 ईयर, एन्युटी होता है ग्रोस टोटल वाला फैक्टर, 1 divided by 1.1 for 10 periods, तो दिस इज कमिंग 6.145 प्लस 1 minus 0.10 upon 0.10 into life is 10, तो दिस इज ऑल्सो कमिंग 1 minus 1 जीरो, ये कोई जीरो हो गया, ओनली दिस ये 1 हो गया आपका, दिस इंटू 1.1, तो आपका ड्यूरेशन आ रहा है ये 6.759 ईयर्स। तो सेकंड इसी में देयर आस्किंग तो वाई इज बॉन्ड ड्यूरेशन लेस देन मैच्योरिटी, तो पूछा कि ये ड्यूरेशन होता है वाई ड्यूरेशन इज लेस देन मैच्योरिटी मींस लाइफ मींस एन। तो आप देखो आप आंसर दे सकते हैं ड्यूरिंग लाइफ वी रिकवर टोटल कैश इनफ्लो, बट इन ड्यूरेशन वी हैव टू रिकवर एवरेज कैश इनफ्लो। तो एवरेज हमेशा टोटल से कम होता है, देयर फॉर ड्यूरेशन इज लेस देन लाइफ ऑफ मैच्योरिटी। बट एक एक्सेप्शन है, बट इन केस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड आपने मेंशन करना है ड्यूरेशन इज इक्वल टू लाइफ, इसमें दोनों इक्वल होते हैं आपसे, सिर्फ जीरो कूपन बॉन्ड। अदरवाइज ड्यूरेशन हमेशा ही कम होगा लाइफ से, क्योंकि ड्यूरेशन में हम रिकवर करेंगे एवरेज कैश इनफ्लो, लाइफ में रिकवर होता है टोटल कैश इनफ्लो। तो एवरेज तो नेचुरली इससे पहले ही रिकवर हो जाएगा टोटल से। नंबर सी को आएंगे रास्ते। So what will be effect of following changes individually on duration of bone? आपको इफेक्ट बताना है, कुछ हमारा चेंजेज हो रहा है, चेंजेज हो रही है, इफेक्ट ऑन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के ऊपर। तो वो नंबर 1 केस आपका कूपन रेट जो है, नो कूपन रेट इज 8% हो जाएगा एंड रादर देन 10%। तो आपका ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा। अब ऊपर रेट और 10% से अलग हो गया है, ये तो बन गया आपका सी, और जो वाईटीएम की वो सेम ही है आपकी, उसमें चेंज नहीं किया इन्होंने, वो 10% की है। तो अब देखिए वट विल बी न्यू ड्यूरेशन। अब आप कूपन यील्ड वाला फार्मूला लगा दो, फार्मूला था 1 प्लस वाईटीएम अपॉन वाईटीएम माइनस 1 प्लस वाईटीएम प्लस एन इंटू सी माइनस वाईटीएम अपॉन सी कूपन यील्ड इंटू 1 प्लस वाईटीएम रेज टू पावर एन माइनस 1 प्लस वाईटीएम।
तो लेट अस सी व्हाट इज ड्यूरेशन, तो पहले ड्यूरेशन में निकाला ही था अभी। वाइटिंग इज सेम 1.1 अपॉन 0.1 माइनस 1.1 प्लस एन इज, एन आपको दे रखा है इसमें 10 ईयर्स इंटू कूपन है अब आपका 8% माइनस 10, कूपन इज 0.8 इंटू 1.1 रेज टू पावर 10 माइनस 1 प्लस 0.10, so this will be our 11 minus, so this value है जो ये नेगेटिव में आ रही है 0.02 इंटू 10, नेगेटिव इसमें से माइनस हो जाएगी 1.1, बैलेंस ही 0.9। पहले इसको सोल्व कीजिए, 1.1 की पावर है 10 माइनस 1 इंटू 0.08 प्लस 0.10, 0.2275, तो किसी की 11 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाई 0.2275, 3.956 माइनस 11, तो किसी की 7.044, तो अब आपका ये नया ड्यूरेशन आ जाएगा। पहले ड्यूरेशन का आपका 7.27, अब ये रिड्यूस हो गया है। इफेक्ट है कि आपका ड्यूरेशन जो है एक है जो फॉलन फॉल्स। सेकंड अब आपको पूछा है, तो फर्स्ट पार्ट में कह रहे थे कूपन रेट आपका चेंज हो जाएगा। सेकंड दे आर सेइंग एज टू मेच्योरिटी 12%, अब आपकी वाइटनिंग चेंज हो गई है, वाइटनिंग 12% है एंड रादर देन 10%। देखने से आपका कूपन रेट सेम रहेगा जो ओरिजिनल था 10%, अब वाइटनिंग चेंज करनी है आपने 12%। फिर सेम फार्मूला अप्लाई कर दो, ड्यूरेशन 1 प्लस वाई टी एम अपॉन वाई टी एम माइनस 1 प्लस वाई टी एम प्लस एन 10 इंटू सी माइनस वाई टी एम अपॉन कूपन 10 इंटू 1 प्लस वाई टी एम 12 रेज टू पावर 10 माइनस 1 प्लस वाई टी एम। तो दिस विल बी अवर न्यू फार्मूला, फार्मूला सेम, तो आपका ड्यूरेशन आ जाएगा 1.1 को डिवाइडेड बाय 0.12, दिस विल बी 9.33, ये नेगेटिव है आपका, तो दिस इज 10 इंटू 0.02 नेगेटिव प्लस 1.12 0.92 अपॉन दिस 0.0, देन इसी 1.12 रेज टू पावर 10 माइनस 1 इंटू 0.1 प्लस 0.12, जिसे 0.33058 जैसे 9.333 माइनस 0.92 डिवाइडेड बाय 0.330585, 2.783, 9.33, न्यू ड्यूरेशन है ये 6.55। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कह रहा हूँ, देखा आपका सेकंड पॉइंट, वैसे हमने थर्ड में चेंज कर लिया है। वी आर सेइंग दैट मैच्योरिटी पीरियड की 8 ईयर्स रादर देन 10 ईयर, मैच्योरिटी है आपका 8 ईयर्स रादर देन 10। इसमें कूपन रेट सेम 10%, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वाइट में भी सेम है आपका 10%। फिर आप पहले वाला फार्मूला देखा है कूपन ये वाला, आप उसको अप्लाई कीजिए, आपको देख लेना है कि कौन सा शॉर्ट मेथड बनता है, वो इजीली अप्लाई कर दो, आर सी अपॉन वाई टी एम, क्योंकि देखो दोनों सेम है अब तो इजी हो जाएगा, 1 प्लस वाई टी एम राइट इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन पी एट वाई टी एम फॉर एन ईयर्स प्लस 1 माइनस आर सी अपॉन वाई टी एम फॉर एन इंटू एन ईयर्स, तो उससे आपका ड्यूरेशन आ जाएगा इजीली। तो तीनों केस हमने डिस्कस किए।
RC सेम 10 इनको 1 प्लस वाई टी एम और एन्युटी फैक्टर का आपका अब आपको लेना है 8 साल होगा, 8 साल का होगा। कुछ मीन्स वो कैलकुलेट करते हैं जिसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट 10% फॉर 8 ईयर 1 डिवाइडेड बाय 1.1 दिस इज 5.335 1 माइनस आर सी अपॉन वाई टी एम ये कुछ जीरो ही हो जाएगा आपका इंटू 8 so only this into 1.1 now duration is 5.868 years. This was about to question number 4 too. Next let us see question number 5. So they are saying a 15 year level annuity has a yield. कोई तो 15 year का annuity bond है आपका annuity bond, so it has a yield, तो उसकी yield आपको दी है of 10%. तो वट इज इसकी ड्यूरेशन, तो आपको ड्यूरेशन फाइंड आउट करनी है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करो एन्युटी बॉन्ड का, उसका फार्मूला था कि 1 प्लस वाई टी एन अपॉन वाई टी एन माइनस एन अपॉन 1 प्लस वाई टी एन रेज़ टू पावर एन माइनस 1। वाई टी एन इज गिवन 10% माइनस लाइफ इज 15 ईयर अपॉन 1.1 रेज़ टू पावर 15 माइनस 1। So this is 11 minus 15 divided by this फैक्टर, उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.1 15 टाइम्स माइनस 1 दैट इज 3.177। तो आंसर इज 15 डिवाइडेड बाय 3.177 माइनस 11 6.28 ईयर्स that is our duration. Next let us see problem number 6. A 12% coupon bond has maturity 5 years. 12% bond है, life is 5 year, एक पेज इंटरेस्ट हाफ ईयरली, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा हाफ ईयरली। इट्स यील्ड को मेच्योरिटी 5% वाई टी एल, ये भी है आपकी 5% पर हाफ ईयर। तो व्हाट इज ड्यूरेशन आपको फाइंड आउट, तो कूपन भी आ जाएगा आपका हाफ ईयर का 6%, 6% पर हाफ ईयर। तो कूपन है आपके पास, वाई टी एन है, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन पहले हाफ ईयर के पीरियड्स में आएगा, तो ये को फार्मूला सेम है 1 प्लस वाई टी एन 0.05, कूपन है वाई टी एन है 5 माइनस 1 प्लस वाई टी एन एंड प्लस एन, एन इज 5 ईयर। अब पीरियड आपके डबल हो जाएंगे 5 इंटू 2, तो उसको कर लीजिए 2 10 करेंगे। कूपन 06 वाई टी एन 5%, इस तरह हाफ पीरियड में चल रहा है। कूपन 0.06 इंटू 1.05 और 10 पीरियड माइनस 1 प्लस वाई टी एन 0.05। तो सोल्व करेंगे, जिसे 21 पीरियड्स माइनस 0.01 रह जाएगा, तो ये पॉजिटिव आ रहा है तो ऐड हो जाएगा 2.05 1.05 10 टाइम्स 2 3 4 5 माइनस 1 इंटू 0.06 प्लस 0.05 0.087734, तो 2.05 डिवाइडेड बाय 0.087734 23.366। वाई टी एम 5% है, कुछ प्रॉब्लम है, 10 पीरियड्स है। कूपन इज ओके, लेट अस ट्राई अगेन।
गेस वैल्यू में 0, so 1.05 10 times 2 3 4 5 minus 1 into 0.06 plus 0.05 0.087734 and this value is this is your 0.01 means 1.1 means 1.15, this will be 1.15. So now we get this value 1.15 divided by our this equal to 13.108 minus 21, तो 7.89 आपके आ गए हाफ पीरियड। तो ये कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई थी, वो मैंने ठीक कर दिया, 1.15 है। तो आप इसके ईयर बनाने हैं तो हाफ पीरियड है तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, वो आपके ईयर्स आ जाएंगे। जैसे 5 साल से आपके डिवाइड बाई 2 तो ईयर्स में बन जाएगा आपका 3.95 ईयर इज अवर ड्यूरेशन ऑफ बुक। क्वेश्चन ट्राई कीजिए एंड नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे।